21 जुलाई 2025 को एनएमसी ने एक और एडवाइजरी जारी किया है फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एमबीबीएस अब्रॉड में पढ़ रहे हैं 18/11/2021 के बाद। तो चलिए समझते हैं इस नोटिस में एनएमसी ने ऐसा क्या बताया है। तो आप ये नोटिस देखोगे, ये नोटिस आपको एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट nmc.org.in या मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/sitoneai पे मिल जाएगा। तो यहां पे देखिए साफ साफ इन्होंने दिया है, एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू फॉरेन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज फॉर अंडरगोइंग मेडिकल कोर्सेज। तो यहां लिखा है रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द नेशनल मेडिकल कमीशन पब्लिक नोटिस डेटेड ऑन 8 अगस्त 2023, एक गाइडलाइन जब उन्होंने जारी किया था, एंड 22 नवंबर 2024 को दूसरी गाइडलाइन उन्होंने जारी किया था, जहां पे इन्होंने कहा था वेर इन इंडियन स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू ऑब्टेन मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड सब्सिक्वेंटली सीकिंग रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस एलोपैथी इन इंडिया। मतलब आप बाहर से एमबीबीएस करके आ रहे हैं और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा FMGL रेगुलेशन के लिए, जो नोटिफाई किया था गया था 18/11/2021 को। तो अगर आपने 18/11/2021 से पहले एडमिशन लिया तब तो आपको इस रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं, आप आराम से इंडिया में आके FMG का एग्जाम देके लाइसेंस ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में। बट अगर 18/11/2021 के बाद आपने एडमिशन लिया है तो कुछ पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना है। तो वहां पे क्या था कि स्टूडेंट्स वे स्पेसिफिकली caution on any deviation in the following area may result in disqualification from obtaining the license। अब देखो क्या क्या था गाइडलाइन, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता रहे। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 54 मंथ का होना चाहिए कम से कम, इससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा ये कोर्स पूरा एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ठीक है, और एक कंट्री में होना चाहिए। तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हो, पहले ट्रांसफर अलाउड था। बोलोगे सर इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, इसमें एक्सेप्शन है यूक्रेन वाले बच्चों के लिए 2 महीने का विंडो दिया था एनएमसी ने अलग एक गाइडलाइन जारी करके, तो यूक्रेन वाले बच्चों ने उस विंडो में ट्रांसफर लिया था तो उनका ट्रांसफर वैलिड है, बाकी कोई और बच्चा ट्रांसफर नहीं ले सकता इस कोर्स के दौरान। मतलब आपने जहां एडमिशन लिया है आपको पूरा कोर्स वहीं से कंप्लीट करना है, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था सर? इंग्लिश था। कोर्स करिकुलम जो है सिंपल, जो 19 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वही 19 सब्जेक्ट आपको पढ़ना था। क्लिनिकल ट्रेनिंग जरूरी है, मैंडेटरी है हॉस्पिटल में वहां के, और इंटर्नशिप 1 साल का आपको करना है आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, ठीक है। अब ये सब फिर भी सॉर्टेड है, यहां तक कोई इशू नहीं होता था क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज ये सब गाइडलाइन को अवॉइड करते हैं। सिर्फ एक इंटर्नशिप वाले में एक ग्रे एरिया है कि जो इंटर्नशिप ये कराते हैं वो साथ के साथ होता है। एनएमसी कहती है कोर्स कंप्लीशन के बाद इंटर्नशिप होनी चाहिए, बट ये एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जो 1 साल का इंटर्नशिप दिखाता है। तो होपफुली ये चल जाएगा, और नहीं भी चलता तो आपको मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम 1 साल का जो इंटर्नशिप है वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यही मैक्सिमम ड्रॉबैक है, ठीक है। तो यहां तक मामला ठीक रहता है, आपके डिग्री पे कोई आंच नहीं आती। बट प्रॉब्लम आता है तब जब इनके हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस की बात करते हैं, ठीक। अब इसको लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अगर लाइसेंस टू प्रैक्टिस का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है, जो भी आपको मार्कशीट मिलता है या जो आपकी एमडी डिग्री मिलती है वहां पे एमडी डिग्री होती है तो सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो फाइनल ईयर का एग्जाम होता है या जो लाइसेंसिंग एग्जाम जिसको कहते हैं, जो गॉज एग्जाम समझ लो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है। चाहे रशिया हो जाए, जॉर्जिया हो जाए, या कोई भी यूनिवर्सिटी है, ज्यादातर जगह ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट जैसे अगर मान लो कि एनएमसी कहती है कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस वही प्रैक्टिस चाहिए जो वहां के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसे रशिया में क्या होता है, एक एग्जाम तो गॉज एग्जाम हो गया, दूसरा एग्जाम होता है एक्रीडिएशन एग्जाम जो रशियन लैंग्वेज में होता है। तो जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम होता है, जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है जिससे आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो उनके लोकल लैंग्वेज में होता है।
एक्सेप्ट फॉर ओनली 2 कंट्रीज, दैट इज नेपाल और बांग्लादेश। बाकी सब जगह अभी तक ये जो है ये इनके लोकल लैंग्वेज में होता है। तो अब या तो वो कंट्रीज इसको 2027 से पहले ठीक करे, या फिर 2027 में जब ये बैच पास करेगा, आई थिंक दिसंबर 2027 में ये लोग पास करेंगे, तब जाके हमको एक्चुअल पता चलेगा एनएमसी चाहता क्या। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि मैं 2027 में मुझे पता चले अरे मेरी डिग्री तो वैलिड ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये एक रिस्क फैक्टर आता है यहां पे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं कि एनएमसी ने आगे भी कुछ और बात बोला है और कुछ चीजों को बैन भी किया है। क्या कहा? डिस्पाइट दीज एडवाइजरीज, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ये वायलेशन हो रहा है और बच्चे यहां पे जा भी रहे हैं, और उसमें इन्होंने 4 यूनिवर्सिटी का नाम भी स्पेसिफिकली मेंशन किया और एडवाइस किया है कि यहां तो आप मत जाइए। इसमें 3 यूनिवर्सिटीज बेलीज की है, सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी, कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज बेलीज। क्यों ये बेलीज वाली यूनिवर्सिटीज का नाम मेंशन किया गया? क्योंकि यहाँ जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का ही होता है, तो मतलब ये कोर्स वाला एनएमसी गाइडलाइन अबाइड नहीं करता। फिर एक और डाला है ताशकेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब ताशकेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच का नाम दिया है, दैट इज चिरचिक ब्रांच। ये या तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कंप्लाई नहीं कर रहा होगा या कुछ ऐसा इशू होगा जिसके कारण ये कंप्लाई नहीं कर पा रहा होगा। बट वैसे उज्बेकिस्तान बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो पता नहीं ये क्यों डाला है। बट ये 4 यूनिवर्सिटीज को अभी रेकमेंड नहीं करा एनएमसी। किसके कहने पे? एम्बेसी के कहने पे। तो बहुत सारी एम्बेसीज जब लेटर लिखेंगी अभी एनएमसी को, तो बहुत ऐसे कॉलेजेस के नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो फिर से एनएमसी अपना बात क्लियर कर दे रहा है कि failure to follow this advisory may result in ineligibility for medical registration in India. Further, this is also advised that before seeking admission in any foreign medical university or institute, the prospective student and their parents are strongly advised to carefully read the NMC guideline uploaded on 19th May 2025। ये भी इसकी भी PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/Saitonai पे डाल दूंगा। ठीक है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था जो 19 मई वाला गाइडलाइन आया था उस पर। ठीक है, तो द एडवाइजरी मैं आपको दिखाई दूंगा अभी। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा 19 मई वाला भी एडवाइजरी। द एडवाइजरी कंटेन्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। ठीक है, अब यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि ऑल दो स्टूडेंट्स who are governed by FMGL regulation undergo their studies from such institute are advised that they may face disqualification from registration in India due to non-compliance with FMGL regulation. The students need to consider and immediately evaluate if their current university meets FMGL regulation and stay in touch with NMC. NMC वैसे कुछ बोलती नहीं है, NMC के बारे में जिस भी कॉलेज के बारे में पूछोगे वो अपना गाइडलाइन बता देगी, स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में NMC कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, अच्छा उन्होंने ये भी बोला consult the Indian Embassy of the concerned country for updates on recognition and blacklisting of institute and immediately take corrective measures since FMGL regulations are applied at the time of screening and registration। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या आता है कि कुछ कुछ जगह की एम्बेसी क्या करती है, एडवाइजरी में लिख देती है कि हाँ ठीक है, कजाकिस्तान में कोर्स 5 साल का है, 1 साल का इंटर्नशिप और लाइसेंस टू प्रैक्टिस देते हैं। ठीक है, अब एम्बेसी का एडवाइजरी, इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी नहीं चलेगा, क्योंकि इंडियन एम्बेसी कल को बदल गया वहां का एम्बेसडर। ठीक है, तो एडवाइजरी बदल देगा। किसी और कंट्री के बारे में उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही बता सकती है, तो वहां पे इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी नहीं चलेगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब बच्चे बोलेंगे कि सर हम क्या करें, आप तो डराने का काम कर देते हो, आप सॉल्यूशन ही बताओ आखिर हमें क्या करना चाहिए। पहला कि अगर इफ लेट्स से इफ यू आर अ स्टूडेंट स्टडिंग इन द फॉलोइंग कंट्री, जो इन कंट्रीज में पढ़ रहा है, लेट्स से फॉर नाउ रशिया में पढ़ रहे हो आप, 2021 के बाद आपने लिया है। ठीक है, कोई भी जॉर्जिया पकड़ लो, ठीक है, आप उज्बेकिस्तान पकड़ लो, कजाक पकड़ लो, किर्गिज पकड़ लो। देखो ये सब ना रशिया से विकसित कंट्री है, तो मोर और लेस इन सब जगह करिकुलम एक जैसा ही होता है। ठीक है, यहाँ लोग बोल देते हैं थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, मेजर करिकुलम इन्होंने सेम जैसा ही बनाया हुआ है। तो अगर आप इन कंट्रीज से पढ़ रहे हो या और भी 1-2 कंट्रीज होंगी, ठीक है,
अगर आप वहां से पढ़ रहे हो तो आप बैकअप ऑप्शन बना के रखिए। क्या होता है सर ये बैकअप ऑप्शन? ये बैकअप ऑप्शन होता है आपका सबसे पहला USMLE, ठीक है। अब यहां पे एक बार आप देख लीजिएगा कि ECFMG जो USMLE के लिए होता है, उनके लिस्ट में आपके कॉलेजेस हैं या नहीं, तभी आप USMLE के लिए होते हैं। ये भी एक लोग कहते हैं नहीं हमारा तो नहीं हुआ तो हम USMLE कर लेंगे, तो ठीक है। तो ये आप उसकी भी लिस्ट देख लीजिएगा कि USMLE वाली लिस्ट में आपका कॉलेज आता है कि नहीं आता, ठीक है। जैसे इससे पहले MCI एक लिस्ट बनाती थी जहां मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यही बोलती थी कि मेरे लिस्ट में है तो बढ़िया है, नहीं है तो नहीं बढ़िया है, ठीक है। दूसरा, प्लैब के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज UKMLE, ठीक है। इनका भी आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। UKMLE हो जाएगा, अभी प्लैब ही होता है, ठीक है। तीसरा AMC, चौथा दुबई हेल्थ अथॉरिटी, और भी बहुत जगह ट्रांजिशन होता है कि जैसे जर्मनी में कुछ कुछ जगह ऐसे, जैसे स्पेसिफिकली जॉर्जिया और सर्बिया में ऐसा है कि जर्मनी का आप C2 लेवल लैंग्वेज एग्जाम देंगे और जर्मनी चले जाएंगे, ठीक है। या इटली के लिए, तो आप बैकअप ऑप्शन क्रिएट करके रखिए ताकि आपकी डिग्री सेंस बनाती है। देखो यार, NMC का कोई ठिकाना नहीं होता, आपने ऑलरेडी ये देखा हुआ है। तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, तो बेटर, अगर आपको इंडिया ही आना है तो बेटर अवॉइड दीज कंट्रीज, ठीक है। क्यों रिस्क लेना, ठीक है। और अगर आपको इंडिया नहीं आना तो यहां पे ऑप्शन है, तो इसमें आप चेक कर लीजिए कि क्या जो यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ रहे हैं वो इन कंट्रीज के लिए कम से कम वैलिड है, वो तो चेक कर लो, है ना, तब फिर एडमिशन लेने के लिए आप जाइए, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट नोटिस भी बता देता हूं बेटा। 24 ऑफ जुलाई है ना भी, हाँ, जुलाई को यूनिवर्सिटी ऑफ निश सर्बिया का एग्जाम है, ठीक है। निश सर्बिया का एग्जाम है, ठीक है। अब बोलो सर क्या ये NMC गाइडलाइन अवॉइड करता है? नहीं, टेक्निकली इसमें भी ग्रे एरिया है, मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसका एग्जाम है, बट ये क्या है कि इसका जर्मनी का पाथवे इजी है, या ये USMLE वाले लिस्ट में है, ये प्लैब के लिए भी आप जा बैठ सकते हैं, AMC के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। और मतलब टॉप 1000 कॉलेज में आता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम है, आप अगर इसका एग्जाम या यहाँ एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसकी गाइडेंस मिल जाए। बट ओवरऑल भी अगर आपको NMC रेगुलेशन के रिगार्डिंग कुछ भी मुझसे बात करनी है कि आपका कॉलेज अबाइड करता है या नहीं करता, तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बोलिएगा कि आनंद सर से बात करनी है, टीम बात करा देगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप बिल्कुल अब्रॉड में सेफ ऑप्शन देखना चाहते हैं तो सिर्फ दो ही सेफ ऑप्शन है, एक है नेपाल, क्योंकि इसका नोटिस आ गया कि ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस देते हैं और ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका लाइसेंस मिल भी गया नेपाल में, ठीक है। तो ये एक नेपाल का एक सेफ ऑप्शन है। दूसरा सेफ ऑप्शन है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जियोपॉलिटिकली थोड़ा स्टेबल नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा कि बांग्लादेश आपको जाना है या नेपाल जाना है, वो आपकी मर्जी है। बट वही है, नेपाल थोड़ा आपको एक्सपेंसिव साइड पे होता है। तो प्लीज बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड, NMC का जो गाइडलाइन है 19 मई 2025 वाला, उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं बोलो तो मैं पढ़ा ही देता हूँ, सही बात है, झंझट हटा देते हैं, मैं आपको वो डिटेल गाइडलाइन भी NMC वाला पढ़ा ही देता हूँ ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपको इशू खत्म हो जाए, ठीक है। अब ये कोई सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो 19/5 का होगा ना, 19/5 का यहाँ आर्काइव पे चले जाते हैं, व्यू ऑल खुल जाओ भाई, सरकारी वेबसाइट्स ऐसे ही चलती हैं। आ गया, तो आप देख लो 19/5 जुलाई चल रहा है, जुलाई चल रहा है, जुलाई चल रहा है, 19/5 ये है ना, अथराइज मेडिकल कॉलेज ऑफशोर मेडिकल प्रोग्राम, ये 19/5 की इनकी गाइडलाइन। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बनाया था। अब यहाँ पे देखो इन्होंने साफ साफ यही जो रीज़न है, जो पॉइंटर्स हैं, वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। हाँ, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना क्या क्या लिखा हुआ है, साफ साफ यही की रिक्वायरमेंट थी। मिनिमम 54 मंथ्स ऑफ एजुकेशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, चेंज नहीं कर सकते आप। 12 महीने का इंटर्नशिप टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, चेंज नहीं कर सकते आप। क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। यही जो क्लिनिकल ट्रेनिंग की बात करें या इंटर्नशिप की बात कर रहा है, इंटर्नशिप इकट्ठा करना है, पार्ट्स में नहीं कर सकते जो रशिया वगैरह में होता है। मीडियम ऑफ स्टडी मत भी इंग्लिश, ठीक है।
टू स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। ठीक है, ये यहां कोई इशू नहीं आता। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। साफ साफ लिखा हुआ है at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। तो अब समझो ना यार कि रशिया में जो एक्रेडिटेशन एग्जाम हो रहा है वो रशियन लैंग्वेज के लिए हो रहा है ना, क्योंकि आपको रशियन पेशेंट्स देखने हैं, तो इसको कैसे इंग्लिश में कराएगा, यहां पे एक मेजर प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए टेलीग्राम चैनल पे t.me/Cyton.ai है। ठीक है, Cyton.ai। और मैं इसके इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं क्या, यहां पे कर देते हैं कि बॉडी और अदरवाइज लिखा हुआ है तो रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। कौन होगा प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी? जैसे मैं यहां से मैंने दिल्ली से एमबीबीएस किया तो मेरा रेगुलेटरी बॉडी कौन है? दिल्ली मेडिकल काउंसिल। मेरी यूनिवर्सिटी मेरी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, मेरा कॉलेज इनप्लस यूनिवर्सिटी है, बट रेगुलेटरी बॉडी क्या होगा? मेडिकल काउंसिल होगा ना, जो मुझे रजिस्ट्रेशन देगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो रेगुलेटरी बॉडी का रजिस्ट्रेशन मतलब ही यही हुआ कि आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप रजिस्टर कैसे होगे? तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा और ये सभी चीज को सोच के ध्यान से एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते, सब कुछ बेच बाच के अपना, मैं नहीं चाहता हूं उनके साथ गलत हो। तो प्लीज ये वीडियो उन सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने 2021 के बाद अब्रॉड में एडमिशन लिया। और आप लेटर लिखिए एनएमसी को, बार बार लेटर लिखिए, ईमेल लिखिए, ताकि एनएमसी उस पर और क्लैरिटी दे या लिस्ट पब्लिश कर दे कौन से कॉलेज में जाना है कौन से कॉलेज में नहीं जाना है, ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए। पहले एमबीबीएस अब्रॉड वालों की लाइफ आसान थी कि एमसीआई के लिस्ट में अगर कॉलेज है तो आप अब्रॉड जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं जा सकते हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि सिर्फ आपके पैसे का सवाल नहीं है, आपके 6 साल के जिंदगी का सवाल है। आप समझो कि आप इंडिया वापस आ रहे हो और आपकी क्वालिफिकेशन 12 पास ही रह जाएगी तो आपके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने 3-4 वीडियोस इस पे बहुत बना दिए हैं। बच्चे बोलते हैं कि मुझे नेपाल से बहुत प्यार है, बट उनको ये समझना चाहिए कि बेटा जॉर्जिया में भी हम कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, नेस्ट में भी, मतलब सर्बिया में भी हम कॉलेज चलाते हैं। मैं अपने पेट पे लात मार के आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। मुझे भी इसको समझने में 1-2 साल लग गया है। 2021 में मुझे भी इसका इतना ज्ञान नहीं था। मैं इन यूनिवर्सिटीज़ में गया, मैं कॉलेजेस में गया, मैंने इनकी मिनिस्ट्रीज से जानने की कोशिश की, किसी के पास क्लियर जवाब नहीं है इन सब का। ना वहाँ से कोई ऑफिशियल लेटर आता है और ना इधर से एनएमसी कुछ करती है। और इतने सारे बच्चे, जो 30,000 बच्चे हर साल अब्रॉड जाते हैं, उनका करियर मझधार में लटक के रह जाता है। आई होप ये मैसेज एनएमसी ऑफिशियल तक ही पहुंचे ताकि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाए। थैंक यू।